अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ ये चैप्टर 10, उसका टॉपिक देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आगे उसकी फर्दर डिपेंडेंस बताई हुई है। हमने ना जब इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का, तब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, कुछ भी है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करना है, इसका मास जो है 1 kg है। इसका टेम्परेचर अगर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो जो इसके लिए हीट एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, उसको हम नाम देते हैं हीट कैपेसिटी का। इसी तरह से एक स्पून है, अगर इसका मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 केल्विन, तो इसके लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमारे पास क्या होगी? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बेसिकली इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। वो सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं। तो अगर 1 डिग्री आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है किसी ऐसे मैस का जिसका 1 kg मैस है और सब्सटेंस का, तो उसके लिए जो हीट एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो हमारे पास क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे यहाँ पे देखिए पानी है, इसका मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जो मुझे हीट देनी पड़ेगी वो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। इसी तरह से ये कोई मेटल है, इसका मैंने टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो इसके लिए जो मुझे हीट देनी पड़ेगी वो क्या होगी? इसकी स्पेसिफिक हीट होगी। बच्चे हमारे पास मेटल को जल्दी गर्म हो जाती है ना, जैसे ये स्पून है, चम्मच है मेरे पास स्टील का, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है। वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, तो इसकी हीट कैपेसिटी, इसको ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो हर किसी की अपनी हीट कैपेसिटी होती है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का मास जो है वो 1 kg है, फॉर एग्जांपल वाटर है या ये स्पून है, इनका मास 1 kg है, उसका अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है बाय 1 डिग्री, मतलब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करवाना है और इसका भी, दोनों का मास अगर मैंने सेम लिया हुआ है, 1 kg लिया हुआ है, तो इसको जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी या इसको जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। हर किसी चीज़ की या सब्सटेंस की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है। वाटर को गर्म करना हमें ज़्यादा मुश्किल होता है, ये जल्दी हमारे पास इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो इसके लिए हमें ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए हम कहते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस, हमारे पास जो मेटल होती है इसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मैं हीट दूंगी तो इसका टेम्परेचर जल्दी 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। तो कहते हैं हमारे पास जो डिपेंडेंस है स्पेसिफिक हीट की, वो 3 फैक्टर्स के ऊपर होती है। पहली बात कि मैस आप कितना ले रहे हो बच्चे। अगर मैं 1 kg मैस ले रही हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाना है, तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट उसकी मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि मैं मैस बढ़ाती जाऊंगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करवाना के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ठीक है। दूसरा, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कितना करवाना है। मैंने 1 डिग्री की बात की, अगर आप मजीद उसको इंक्रीज करवाना चाहेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नेचर ऑफ द मटेरियल, क्या आप मटेरियल कौन सा ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पे हमारे पास एक मैंने स्पून लिया था और एक मैंने यहाँ पे लिया था वाटर, तो सब्सटेंस के लिहाज से आपके पास हीट जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा कोई जल्दी हमारे पास टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर जाता है, जैसे स्पून का ये मेटल का जल्दी हो गया, वाटर का जल्दी इंक्रीज नहीं करता, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक हीट बेसिकली इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा मास होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करना है तो उसके लिए फिर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह से आपके पास मटेरियल कौन सा, कुछ मटेरियल, कुछ सब्सटेंसेस जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ जल्दी गर्म नहीं होते, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जब आपने गर्म करना है, हीट अप करना है, तो वो उसका पैरामीटर, उसका डिपेंडेंस इन 3 चीज़ों के ऊपर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को देख रहे हैं। कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो जल्दी हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जल्दी हीट अब्जॉर्ब नहीं करते। जैसे मैंने ये बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दे दी है कि मेटल है, ये जो स्पून है स्टील का, ये जल्दी गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू पानी। पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, इसको ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसी यहाँ पे वो छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, कहता है इस गर्म उबलते हुए पानी में आप क्या करें, एक स्टील का चम्मच रखें और एक यहाँ पे लकड़ी का रखें। तो आप जैसे इसको गर्म करेंगे, पानी को बॉयल, मतलब पानी गर्म होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो स्टील का चम्मच है ये बड़ी जल्दी, मेटल का जो चम्मच है ये बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन जो वुड का चम्मच होता है, जो लकड़ी का चम्मच होता है, या वो जल्दी गर्म नहीं होता, वो ठंडा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट जो है मेरे पास कंपैरेटिवली मतलब ये ज़्यादा हीट एनर्जी लेगा अपना टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए, तो इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी वुड की, ठीक है। तो ये नॉर्मल रहता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो हर किसी की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये जल्दी गर्म हो जाता है, थोड़ी सी हीट एनर्जी इसको मिलती है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है एज कम्पेयर टू दिस। जो वुड का
होता है वो उसको ज़्यादा चाहिए होता है। तो कहते हैं हर किसी की अपनी होती है, कुछ जल्दी ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं फिर गर्म होते हैं, कुछ इजीली हमारे पास गर्म हो जाते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कहते हैं, अगर 1 kg हम अल्कोहल का ले लें और इसी तरह से 1 kg ऑफ वाटर ले लें, अगर दोनों का मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करवाना है ना, तो मुझे पानी को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि पानी जल्दी गर्म नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया था ना वुड का और मेटल का चम्मच या स्टील का चम्मच, इसी तरह से कहते हैं आप क्या ये 2 बीकर लें, एक में आप लोग वाटर का 1 kg जो है वो ले लें लिक्विड, और एक में अल्कोहल का आप ले लें। ठीक है, दोनों का मैस 1 kg हमने लिया, इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करवाना है 1 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर भी मैंने इंक्रीज करवाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो कहते हैं आपको इस केस में वाटर के केस में ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा क्योंकि पानी जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता। एज कम्पेयर टू अल्कोहल में आपको थोड़ी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट हमारे पास किसकी ज़्यादा है, हमारे पास वाटर की ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी हीट एनर्जी लेगा गर्म करने के लिए। तो कहते हैं हमारे पास जो हीट एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस को जो आप दे रहे होते हैं वो डिपेंड करता है आपने मैस कितना लिया, आप टेम्परेचर कितना चेंज करवाना चाह रहे हैं, और सी वैसे हमारे पास कांस्टेंट है, इसको स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये एक्सप्रेशन है बेसिकली वैसे इस तरह से लिखा है कि आप किसी भी सब्सटेंस को जो हीट एनर्जी देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास आपने उस सब्सटेंस का मैस कितना लिया, ठीक है, और आप टेम्परेचर में चेंज कितना लेके आना चाह रहे हैं। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं ना, तो बच्चे प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे सी जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इक्वल साइन जब आया तो यहाँ पे सी आ गया। अब यहाँ पे क्यू क्या है, हीट एनर्जी आपको कितनी देनी है, ये डिपेंड करता है आपने मैस कितना लिया हुआ है, आप टेम्परेचर उसका कितना इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है या 2 डिग्री सेल्सियस है, कितना इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं, चेंज कितना आना चाह रहा है। और सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट है क्या, ये ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन कर दिया था कि स्पेसिफिक हीट जो है वो हमारे पास कैपेसिटी ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कि आपके पास 1 kg किसी भी सब्सटेंस का मैस है, अगर उसके लिए हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाना है तो जिसके लिए हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहाँ से अगर मैंने फार्मूला अलग से करना हो तो मुझे सी यहाँ पे रहने दें, बाकी ये दोनों चीज़ें इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो सी इधर ही रहने दें राइट साइड पे, तो ये दोनों चीज़ें उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। ऊपर क्या था, हीट एनर्जी क्यू, नीचे क्या आ जाएगा, मैस भी आ जाएगा और टेम्परेचर भी आ जाएगा, डेल्टा टी भी आ जाएगा। ठीक है, मैस भी और टेम्परेचर भी। अब अगर मैंने इसका यूनिट यहाँ से निकालना मुझे, ये हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉल आ जाएगा। नीचे क्या है, मैस है, मैस का यूनिट क्या होता है बच्चे, केजी होता है। ठीक है, किलोग्राम होता है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, तो ये हमने यूनिट्स पढ़े थे 9th क्लास में। तो यहाँ भी ये दोनों डिनोमिनेटर में ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएंगे, तो केजी इन्वर्स, केल्विन इन्वर्स। ठीक है, तो ये लाजमी याद रखिएगा, ये आपके पास 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करें, स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 kg मैस है, उस मैस का अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए हमें जो हीट एनर्जी देनी पड़ती है, हीट एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट अलग से एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और हर किसी सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैंने ये कहा, आपको ये एग्जांपल भी शो कर रही है कि यहाँ पे वुड जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता, वो ज़्यादा हीट एनर्जी लेता है, तो उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी। या फिर हम स्टील का चम्मच कह लें तो इसकी कम होती है। तो यहाँ पे पहले चैप्टर में टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ पहले इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने गर्म करना है, हीट एनर्जी देनी है, तो वो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना आप टेम्परेचर में चेंज लेके आना चाह रहे हो उतनी एनर्जी होगी, या फिर नेचर मटीरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर कहते हैं हर किसी को डिफरेंट एनर्जी देनी पड़ती है। लाइक अगर मैंने आपको वाटर की एग्जाम्पल लिया या अल्कोहल के लिए, अगर सेम मैस मैं दोनों का ले लेती हूँ, उनका टेम्परेचर 1 डिग्री हमने इंक्रीज करवाना है, तो आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट में हमारे पास हीट एनर्जी कितनी देनी पड़ती है डिपेंड करता है मैस के ऊपर और कितना चेंज लेके आना चाह रहे हैं। सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। आगे स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आगे कहते हैं स्पेसिफिक हीट हम लोग ना सॉलिड्स के लिए पढ़ेंगे कि सॉलिड के केस में हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या होगी। अगेन वही बात है, यहाँ पे ये देखें सॉलिड ही चीज़ें मैंने ली हुई है ना, एक मैंने मेटल का स्पून ले लिया है, मतलब उसका चम्मच ले लिया, और यहाँ पे एक मैंने कह लें वुड का ले लिया है।
यहाँ पे आप इसकी स्ट्रिप्स कह लें या फिर आपने स्पून कह लें, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल सॉलिड है, सॉरी, इनको अगर आप गर्म करते हो और इनका 1 kg मास आप लेते हो, उसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज करवाना 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। मतलब आपने कोई सॉलिड चीज़ ली हुई है और उसका मास कितना 1 kg। सपोज करें कि मैंने कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, हैवी मैसेज लिए हैं, मतलब हैवी स्पून लिए हैं, इसका मास भी 1 kg है, इसका मास भी 1 kg है। अगर इनका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाना चाह रही हूँ तो उसके लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको नाम देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। जैसे वो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि आपने एक वुड का लिया हुआ है और एक आपने यहाँ पे मेटल स्टील का लिया हुआ है, मेटल का लिया हुआ है, ठीक है। आप इन दोनों को एक जितनी हीट एनर्जी देते हैं तो आपको वुड जो है वो थोड़ा ठंडा फील होता है, लेकिन ये गर्म हो गया होता है। क्यों? क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है, ये थोड़ी सी हीट एनर्जी लेके जल्दी गर्म हो जाता है। वुड जो होते हैं इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये जल्दी गर्म नहीं होता। तो कहते हैं इसका फ़ायदा क्या है? कहते हैं आप लोग कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं? कहते हैं फिर हम लोग ने जहाँ पे चीज़ों को जल्दी गर्म करना हो, पकाना वगैरह हो, तो वहाँ पे हम लोग मेटल का इस तरह से स्टील वगैरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने जो उसमें खाना वगैरह को कह लें कि कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करने यूटेंसिल्स वगैरह में, वहाँ पे फिर इसको एज अ थर्मल इंसुलेशन, वहाँ पे हम लोग लकड़ी की चीज़ें इस तरह से स्पून वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर मैं आपको ये जो खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से प्लास्टिक्स वगैरह के इस तरह से होते हैं, या फिर ये वुड की यूजुअली मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जो चम्मच हिलाने के लिए होते हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होते। एज कम्पेयर टू अगर हम लोग बात करें ये जो हमने खाना वगैरह पकाना है तो वहाँ पे ये स्टील वगैरह के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, इनकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कम होती है, ठीक है। जल्दी गर्म हो जाते हैं तो खाना इनमें जल्दी पक जाता है। इस तरह से हम लोग मोस्ट कॉमनली ना वुड के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चम्मच डोइयाँ वगैरह इस तरह से हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होते। तो इसको हम लोग एज अ कुकिंग यूटेंसिल्स या फिर थर्मल इंसुलेशन, मतलब ये जल्दी हीट अप नहीं होते इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके कंपैरिजन में हम लोग स्टील के या कॉपर वगैरह के जो है ना बर्तन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो वो कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे उसको केटल्स वगैरह में, रेडिएटर्स वगैरह में, मतलब गाड़ियों के इंजन वगैरह में गाड़ी जल्दी गर्म हो जाए ताकि वो चलना शुरू हो जाए, हीट इंजन वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस पूरे पैसेज में ये बताया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स क्या होती है, कि आपने सॉलिड अगर कोई चीज़ है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाना है तो उसके लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स कहते हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया हुआ है, एक स्टील है और एक वुड है, कि अगर दोनों को हीट एनर्जी एक जितनी दी जाए तो वुड जल्दी गर्म नहीं होता, क्योंकि इसको ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है गर्म होने के लिए, एज कम्पेयर टू स्टील जहाँ पे जल्दी गर्म हो जाता है। तो कहते हैं इनका यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है? इसको घरों में खाने वगैरह के लिए हम लोग जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वहाँ पे थर्मल इंसुलेशन में वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमारे पास कह लें बर्तन जो होंगे वहाँ पे हम लोग स्टील की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड मतलब अब हमारे पास कोई चीज़ जो है वो लिक्विड में है, ठीक है, उसकी स्टेट कौन सी है? लिक्विड स्टेट है। उसमें अगर 1 kg हमारे पास मैस मौजूद है और हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमारे पास क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, हमने यहाँ पे दो लिक्विड फॉर्म में ली थी, एक अल्कोहल ली थी, एक वाटर लिया था। अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर मैंने लिया 1 kg मैस और इसका मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। इसी तरह से अल्कोहल है, अगर मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसके लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। तो अगर कोई लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो उसकी हमने अगर इंक्रीज करवानी है तो वो हमारे पास क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। कहते हैं हर किसी की ना अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, डिफरेंट लिक्विड्स होंगे, डिफरेंट उनकी हीट कैपेसिटीज होंगी। जैसे हमने लिक्विड और अल्कोहल की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, हर किसी की अपनी एबिलिटी होती है कि वो हीट को स्टोर कर सके। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास होती है ना, लाइक आप कोई सा भी लिक्विड ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, मेथनॉल ले लें, कोई सा भी ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो वाटर की होती है। पानी जल्दी गर्म नहीं होता, ठीक है। लाइक अगर ये देखिए मैं 1 kg अगर मैस ले लेती हूँ ना वाटर का, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, 25 से 26 पे जाना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, अप्रॉक्सीमेटली 4200 जॉल जो है वो मुझे हीट एनर्जी देनी पड़ती है सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 kg मैस का। इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है बाय 1 डिग्री। तो हम कहते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं आज जितने लिक्विड्स है ना, तकरीबन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास वाटर है इस मामले में। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है।
अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये मैंने यूनिट अभी आपको स्पेसिफिक हीट का यहाँ पे फाइंड आउट करके दिया था ऊपर वाले पैसेज में, कि इसका ये यूनिट मैंने आपको इस फार्मूले से फाइंड आउट करके दिया था। तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला का ये यूनिट मैं यूज़ कर रही हूँ। कहते हैं इसका मतलब क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको स्टोर कर सकता है, फिर हमारे पास थोड़ा सा स्मॉल सा टेम्परेचर में चेंज आता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, लेकिन उसके लिए हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, 4200 जॉल पर केजी पर कैलोरी, मतलब 4200 जॉल अब्जॉर्ब करे। तो कहते हैं इसका फ़ायदा क्या है, कहते हैं सिर्फ इस वजह से कि ये हीट एनर्जी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, जल्दी गर्म भी नहीं होता, माइनस मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा जब 4200 जॉल अब्जॉर्ब करेगा। कहते हैं फिर इसका पर्पज़ क्या है, इसको कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, इसको एज अ कूलिंग सिस्टम। मैंने अगर किसी चीज़ को कूल डाउन करना है या जल्दी मैंने उसको गर्म नहीं होने देना, तो वहाँ पे इसको, या फिर एज अ नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर, मतलब टेम्परेचर को कूल करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ना इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कुछ रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फ्लूइड को अंदर की तरफ भेजते हैं, ठीक है, पानी को अंदर की तरफ भेजते हैं। कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है इसके अंदर, ठीक है, ये कुछ जैसे ही पानी इसके अंदर जाएगा तो इसमें से जो कह लें गर्माइश होगी वो सारी इनटेक कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा हीट एनर्जी, और वो गर्म लेके बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। या इस तरह से कहीं पे हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फिशन रिएक्शन, कोई इंडस्ट्री में रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, कूलेंट के तौर पे पानी को अंदर की तरफ भेजते हैं। पानी इसमें जो भी हीट एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में, उसको ऑब्जॉर्ब करता है और गर्म होकर इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हम लोग इसको एज अ कूलिंग एजेंट यूज़ करते हैं, या फिर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए। कहते हैं इसके कंपैरिजन में जो दूसरे लिक्विड्स हैं जैसे अल्कोहल हो गया, मरकरी हो गया, उनकी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट नहीं होती, मतलब वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो एज कम्पेयर टू मरकरी और अल्कोहल हम लोग वाटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कूलिंग के तौर पे, क्यों, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज़्यादा इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होता। अब ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसको कहाँ कहाँ पे इस प्रॉपर्टी की वजह से यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे इस चीज़ का बता रहा है कि इफेक्ट क्या आता है लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का, कि ये कहाँ पे हमारे पास बेनिफिशियल होता है और कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं अभी वही जो मैंने बात की कि हमारे पास इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन जो है ना ये ऑब्जॉर्ब करेगा, तो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। कहते हैं इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये होता है कि बच्चे जब सर्दियाँ होती है ना, सर्दियों में क्या होता है, सूरज दिन के वक्त निकलता है, तो हमारे पास इस जो पानी है ना वो दिन के वक्त जो है हमारे पास सूरज से लाइट कह लें कि हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता रहता है, गर्म होता रहता है, मतलब वो हीट एनर्जी काफ़ी हद तक ऑब्जॉर्ब करता रहेगा, इतना गर्म नहीं होता, इसकी हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ऑब्जॉर्ब कर लेता है। रात के वक्त क्या होता है, सूरज नहीं होता सर्दियों में, तो बहुत ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसमें रात के वक्त जो हमारे पास हीट एनर्जी इसने ऑब्जॉर्ब की होती है ना, वो रिलीज़ करना शुरू हो जाता है। इसलिए सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है, क्यों, क्योंकि जो पानी ने दिन के टाइम सूरज से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है वो रात के टाइम उसको रिलीज़ करना शुरू होता है, इसलिए जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हमारे पास कम होता है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं गिरता कि वो ज़्यादा सर्दी एक्सट्रीम पे नहीं जाती, क्योंकि पानी ने जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है वो रात के टाइम उसको रिलीज़ कर रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जब सुबह का टाइम होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ना इस तरह से धुआं या भाप सा पानी से निकल रहा होता है, वो बेसिकली जिसने दिन के टाइम सारी की सारी हीट एनर्जी जब सूरज के टाइम ऑब्जॉर्ब की होती है ना, वो उस टाइम पे मिट कर रहा होता है रात को, या फिर सुबह मॉर्निंग में जब टेम्परेचर कम होता है, तब इससे वो एनर्जी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि जो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं जैसे रिवर हो गए या लेक्स वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, हीट अब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग दी डे, दिन के वक्त वो इस हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, और रात के वक्त क्या करते हैं, उसको ऐसा ऐसा रिलीज करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ह्यूज ड्रास्टिक चेंज होगा वो नहीं आता, मतलब हम कहेंगे ह्यूज सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है रात के वक्त, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो रात के वक्त एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। इसी तरह से अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ रही है, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर कहीं पे समुंदर वाले एरियाज हैं या कहीं पे दरिया हैं, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक तो एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो दिन के वक्त इतनी गर्मी नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हीट एनर्जी तो ये अब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो ज़मीन है वो भी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही होती है, लेकिन उसके कंपेरिजन में ये पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो टेम्परेचर बैलेंस रहता है, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे वो गर्मियाँ हो। गर्मियों में दिन के वक्त ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सारी की सारी हीट एनर्जी जो है ना काफ़ी हद तक खुद अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर गर्म होता है लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन रात के वक्त क्या होगा, फिर
सर्दियों में जो इसने अब्जॉर्ब की होगी तो वो हीट एनर्जी इसको रिलीज कर देगा, तो जो रात के वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी होगी वो नहीं बढ़ेगी। या फिर गर्मियों में ये होता है कि गर्मी रात को होती है, दिन के वक्त उसको गर्मी को मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन रात के वक्त फिर भी गर्मी होगी, तो दिन के वक्त उसमें हेल्पफुल होता है। सर्दियों में रात के वक्त हेल्पफुल होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ने देता, क्योंकि ये पानी जो है वो हीट एनर्जी रिलीज कर देगा। गर्मियों में ये होता है कि दिन के वक्त हेल्पफुल होता है, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो इसलिए जो समुंदर के इलाके आपने देखे होंगे जो इस तरह से एरियाज में रहते हैं जहाँ पे पानी पास में होता है, तो उन्होंने देखा होगा दिन के वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी उन एरियाज में नहीं होती। एज कम्पेयर टू आप बिल्कुल इसी तरह से जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई पानी, कोई समुंदर या कोई दरिया वगैरह नहीं है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता जो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करे। तो पानी हेल्पफुल होता है जो टेम्परेचर में ड्रास्टिक एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज ना आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती वहाँ पे और बहुत ज़्यादा रात को सर्दी भी एग्जिस्ट नहीं करती। कहते हैं इसलिए जो हमारे पास कोस्टल एरियाज हैं हैव मिडलर क्लाइमेट, मतलब जो ऐसे एरियाज जो पानी के नज़दीक होते हैं उनमें टेम्परेचर जो होते हैं वो मिडल होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है एज कम्पेयर टू इनलैंड एरिया, बजाय उसके वो इलाके के जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन है। तो वहाँ पे एज कम्पेयर टू समुद्री इलाकों के या जहाँ पे पानी है उसकी निस्बत जो ज़मीनी इलाका होता है वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा शिद्दत की पड़ती है दिन के वक्त, और अगर सर्दियाँ तो रात के वक्त सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आ रहे होते हैं। लेकिन अगर कहीं पे पानी ज़्यादा है, हमारे पास कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा ह्यूज चेंज नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कहता है हीट कैपेसिटी होती है हमारे पास पानी की वो बहुत ज़्यादा होती है, वो अब्जॉर्ब करता रहता है। अगर गर्मियाँ होंगी तो वो दिन के वक्त अब्जॉर्ब करता रहेगा, तो दिन के वक्त अब्जॉर्ब करता रहेगा पानी, तो हमारे पास ज़मीन इतनी गर्म नहीं होती, तो इसलिए जो समुंदर वाले इलाके होते हैं वहाँ पे दिन के वक्त इतनी गर्मी नहीं पड़ती। इसी तरह से अगर सर्दियाँ हैं तो रात के वक्त हमारे पास क्या होगा कि जो पानी ने अब्जॉर्ब की होती है ना दिन के वक्त गर्मी, सूरज की गर्माइश वो रात को रिलीज करता है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा हमारे पास रात के वक्त सर्दी नहीं होती। लेकिन जो हमारे पास होती हैं ज़मीनी इलाका होता है वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, पानी को जो रिलीज़ करे, तो वहाँ पे रात के वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है। तो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। लेकिन कहते हैं जो ज़मीन है उसकी हीट कैपेसिटी तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होती है 8-10 जॉल पर केजी, मतलब वो 810 जॉल लेके उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं इसका मतलब है जो ज़मीन है वो तकरीबन 5 टाइम जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसलिए जो लैंड के एरियाज है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन है, कोई पानी पास में नहीं है, तो वहाँ पे वो जल्दी गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहते हैं ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। एज अ रिजल्ट लैंड टेम्परेचर राइज एंड फॉल मोर क्विकली, वो बहुत जल्दी गर्म भी होगी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और बहुत जल्दी फॉल भी करेगी, रात के वक्त सर्दी भी बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सी टेम्परेचर। तो वही अगेन उस बात को रिपीट कर रहा है कि जो सी के एरियाज होंगे वहाँ पे इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। अब कहते हैं जो वाटर की अब्जॉर्बिंग हीट कैपेसिटी है या फिर हमारे पास इसका कह लें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का पर्पज़ क्या है, इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? कहते हैं इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना वो ऑटोमोबाइल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास ऑटोमोबाइल इंजन में जब वो गर्म हो जाते हैं ना तो वहाँ पे हम क्या करते हैं पानी को अंदर भेजते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर इंजन गर्म हो गया, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लोगों की गाड़ियों को जब इंजन गर्म हो जाता है तो उसके अंदर पानी डाल रहे होते हैं, और उसका पर्पज़ क्या होता है? जो उसका पर्पस ये होता है कि हमारे पास जब पानी डालते हैं, अगर ये इंजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, यहाँ पे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे पानी को अंदर की तरफ भेजा जाता है। ये ठंडा पानी होता है, जब ये इसके अंदर से गुजर रहा होता है ना तो ये सारी की सारी यहाँ से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये अब्जॉर्ब कर लेता है तो काफ़ी हद तक यहाँ पे गर्म होकर यहाँ पे आ जाता है। कहते हैं यहाँ पे ना वो थर्मोस्टेट के पास पहुँचता है, हमारे पास थर्मोस्टेट जो होता है ना उसके पास मूव करता है। थर्मोस्टेट के पास जब फ्लो करेगा तो यहाँ पे देखा जाता है अगर ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, मतलब यहाँ से इसने काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली हो, तो यहाँ पे ना एक फ़ैन लगा होता है, ठीक है। इस फैन का काम क्या होता है कि यहाँ से जो पानी आ रहा है उसको कूल डाउन करना। ये जो फैन है इसको ऑन कर दिया जाता है, इसको ओपन करके इसको ऑन कर दिया जाता है। ये क्या करता है बाहर से हवा को इनटेक करता है, बाहर से हवा को अंदर की तरफ लेके जाता है। तो जब ये ठंडी हवा पानी के साथ मिलती है तो इसको थोड़ा कम करती है पानी के टेम्परेचर को, पानी फिर से कूल डाउन हो जाता है, फिर से पानी इधर से जाता है और ये इसके अंदर से जाता हुआ फिर से यहाँ से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, फिर से गर्म हो जाएगा। तो फिर से अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इस फैन को मूव करवाया जाता है। ये फैन जो है ना बाहर से ठंडी हवा के साथ पानी को मिक्स करता है, तो मतलब पानी को देता है, तो जिसकी वजह से पानी कूल डाउन हो जाता है। तो ये बार बार रिपीटेडली इस साइकिल को रिपीट किया जाता है। अच्छा, थर्मोस्टेट होता है क्या बच्चे? थर्म का मतलब होता है हीट। थर्मोस्टेट ऐसा डिवाइस होता है जो हीट को टेम्परेचर को ना मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो इसी चीज़ को कह रहा है कि जब हमारे पास पानी जो है वो थर्मोस्टेट के पास पहुँचता है, ये इसकी पानी की जो मूवमेंट है या थर्मोस्टेट की जो मूवमेंट है वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर तो पानी यहाँ पे आके जिसने हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो यहाँ पे थर्मोस्टेट जो होता है वो ओपन हो जाता है।
इसको ओपन करने का पर्पस क्या होता है कि इसमें एक फैन लगा होता है, वो क्या करेगा, बाहर से आउटसाइड एयर को अंदर की तरफ लेके आएगा, जो क्या करेगी, इसमें से जो पानी गुजर रहा होगा ना उसको कूल डाउन करेगी। यहाँ पे कूल डाउन होता है, यहाँ पे बिल्कुल कूल हो जाएगा, फिर से वो दोबारा से पानी जो है वो दोबारा से रिसाइकल होगा, अंदर की तरफ पास ऑन करेगा, रिटर्न किया जाएगा इंजन को। जब वो इंजन को रिटर्न किया जाएगा, दोबारा से वो यहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ से दोबारा से थर्मोस्टेट के पास आएगा। अगेन वही काम होगा, थर्मोस्टेट ओपन होगा, फैन चल रहा होगा, वो इसको क्या करेगा, कूल डाउन कर देगा। ठीक है, ये कूल डाउन करने का काम करता है। तो ये साइकिल जो है वो बार बार रिलीज होता रहता है आपके पास इंजन की सेफ्टी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उसको पानी इंजन के अंदर से पास ऑन करवाया जाता है। इसकी वजह से इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, ओवर हीटिंग नहीं होती उसकी, और वो अपना काम आराम से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास इसका बेनिफिट कहाँ पे था, कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर नेचुरली अगर इसका देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास जो ड्रास्टिक चेंज आएगा टेम्परेचर में, क्लाइमेट में, उसको प्रिवेंट कर रहा होता है, उसको हेल्पफुल कर रहा होता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स है, कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स है, फिर उसको वाटर के साथ उसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स भी पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, उसका यूनिट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। हीट आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ट्रांसफर करते हैं वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी एज अ शॉर्ट आ सकता है। तो ओवरऑल तो ये लॉन्ग में आ ही सकता है। अच्छा, एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड ऐसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो हीट अब्जॉर्ब करेगा वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपके पास स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसका यूनिट पूछा जा सकता है, उसमें जो हीट किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इस फार्मूले को बता रहा है। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला, यहाँ से सी का फार्मूला निकाला जा सकता है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड से ये अलग से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम हो या जिसकी ज़्यादा हो। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स, ये तो डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले उसकी पूछी जाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स कंपैरिजन वैसे पूछा जाएगा, फिर वाटर के लिए उसको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ये अलग से भी MCQ भी आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरे का पूरा टॉपिक ही करेंगे आप लोग। मजीद इसमें कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।